नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स बाय संदीप मानुधने सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज से 2000 साल पहले एक रोमन एम्पायर हुआ करता था, बहुत विशाल। उसकी जो ईस्टर्न ब्रांच थी वो थी बिजेंटीन एम्पायर, और उस बिजेंटीन एम्पायर की जो राजधानी थी वो थी कॉन्स्टेंटिनोपल यानी इस्तांबुल, जो आज के तुर्की में है। वहां के राजा ने आज से सैकड़ों साल पहले एक जबरदस्त काम किया। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल राजधानी के चारों तरफ बहुत जबरदस्त किलेबंदी कर दी, और उस किलेबंदी का नाम था द थियोडोसियन वॉल्स। मल्टीपल लेवल्स पे वॉल्स बनाई गई, मोट क्रिएट किए गए कि कोई भी शत्रु सैकड़ों सालों तक उन थियोडोसियन वॉल्स को ब्रीच ही नहीं कर पाया। और उन थियोडोसियन वॉल्स ने कॉन्स्टेंटिनोपल की सॉवरेंटी को सैकड़ों सालों तक अक्षुण्ण रखा। बाकी के राज्य में उठापटक होती रही, लेकिन कैपिटल हमेशा सेफ रही, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। फाइनली ऑटोमन एम्पायर ने उसको तहस नहस कर दिया और वहां पे फिर इस्तांबुल बना। वो फिर 15वीं सेंचुरी की अलग कहानी। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सॉवरेंटी की, यानी संप्रभुता की। और जैसा कि आपने देखा, सवाल है गल्फ स्टेट्स यानी कि जीसीसी के जो 6 सदस्य देश हैं, जिसमें सऊदी अरब भी है, यूएई भी है, कुवैत है, कतर है, ओमान है, बहरीन है, ये अचानक से बहुत ज्यादा एक्सपोज हो चुके हैं। केवल 65 दिनों के ईरान युद्ध ने इन्हें तार तार कर दिया है, इनके सॉवरेंटी के कॉन्सेप्ट को छिन्न भिन्न करके रख दिया है। और अब इन्हें एक रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकन शेल्टर एंड अम्ब्रेला, डिफेंस एंड सिक्योरिटी अम्ब्रेला हैज प्रूवन टू बी अ लायबिलिटी एंड नॉट एन एसेट। तो ये सॉवरेंटी की क्या परिभाषा है और गल्फ स्टेट्स कैसे फंस गए हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत शानदार लर्निंग्स है। याद रखिएगा, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही जीत होती है, असत्य की कभी नहीं। गल्फ स्टेट्स फेस अ सॉवरेंटी टेस्ट। हियर वी गो। संप्रभुता की अग्नि परीक्षा इन्हें अचानक से कैसे देनी पड़ रही है, यह समझने के लिए पहले हमें संप्रभुता ही समझनी पड़ेगी। और ये सारी बातें भारत जैसे देश पर भी अक्षरशः लागू होती हैं। तो आज हम समझेंगे कि संप्रभुता का वास्तविक अर्थ, सॉवरेंटी का रियल मीनिंग बियॉन्ड दी लीगल पेपर वर्क क्या होता है। एक तो होता है एक लीगल स्टेटस। सो इंडिया द सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन है, हमारे डिसीजंस हम लेंगे, कोई दूसरा हमें नहीं बताएगा क्या डिसीजंस लेना है। तो इंटरनेशनल लेवल पे तो ये सॉवरेंटी होती है। लेकिन ये तो कागजी सॉवरेंटी हुई ना। असली सॉवरेंटी जो होती है वो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है। वो आपके देश का वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है जिसे कोई भेद ना सके। और इसका मतलब वो एक पब्लिक गुड होगी, उसमें भयानक निवेश करना पड़ेगा, और वो कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है जो आपको ब्याज देगी। और जब पीस का समय रहेगा तब वो किसी को नजर भी नहीं आएगी, और जैसे ही युद्ध शुरू होगा वो एक झटके में बता देगी कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर रही हूं। ये वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। बिजेंटीन एम्पायर की राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल की थियोडोसियन वॉल्स जो थी, जो मैं आपको बस अभी अगले स्लाइड में फिर से बताऊंगा, विस्तार में थियोडोसियन पे बात करूंगा, ये वही इन्वेस्टमेंट था। उसने कुछ भी कमा के लाके नहीं दिया, लेकिन सैकड़ों सालों तक राज्य को बचाए रखा। तो सॉवरेंटी अगर आपको मेंटेन करनी है तो हैवी अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगता है, उसमें मेंटेनेंस करना पड़ता है, और ये कमा के कुछ नहीं देती। इसलिए कई देश सॉवरेंटी के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं करते, जैसे कि सारे जीसीसी के स्टेट्स। ये क्यों फंस गए सबके सब? इन्होंने जमीन खोद के तेल निकाला और खरबपति बन गए। और इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना सॉवरेंटी खरीद ली जाए। उन्होंने आउटसोर्स कर दी सॉवरेंटी।
किसे आउटसोर्स की? 7 समंदर पार बैठे अमेरिका को। और अमेरिका को बोला आप हमें प्रोटेक्ट कीजिए। सोचिए कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। द अटर फैलेसी एंड फूलिशनेस ऑफ आउटसोर्सिंग देयर सॉवरेंटी टू अमेरिका। इसलिए वहां मिलिट्री बेसेस बने और ये लोग इतने सालों तक इस गुमान में जीते रहे, हम तो सेफ हैं, अमेरिका यहां बैठा है, हमारी सॉवरेंटी प्रोटेक्टेड है। सिर्फ 65 दिन लगे ईरान को इस पूरे शीश महल को तोड़ देने के लिए। और आज हालात ये हैं कि ये पूरी तरह से एकदम बाजार में नेकेड हो चुके हैं। देयर सॉवरेंटी हैज बीन टॉर्न टू पीसेस। अभी थोड़ी देर में और आपको बेहतर समझ में आएगा। और इसका सबूत है कि अभी प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ जो पिछले कुछ दिनों में हुआ, मेरा पिछला वीडियो आप देखेंगे इसी प्लेलिस्ट का, सब समझ में आ जाएगा। तो सॉवरेंटी के ऐतिहासिक उदाहरणों में थियोडोसियन वॉल्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल को हमेशा एक उदाहरण के तौर पे लिया जाता है। दोस्तों हमारी मेलिंग लिस्ट से जुड़ जाइए, इसे स्कैन कर अपना ईमेल आईडी शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थियोडोसियन वॉल्स, ये थी वो वॉल जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसका पूरा ढांचा देखिए, इसमें मल्टीपल लेवल्स पर उन्होंने मोट क्रिएट करके रखे हुए थे और एक बहुत बड़ा सिस्टम ऐसा बनाया था कि कितने भी बड़े शत्रु आए वो कभी भी इसे तोड़ ही नहीं पाए। 1453 में उस्मानी सल्तनत, ऑटोमन एम्पायर आया और फाइनली वो ही बड़ी मुश्किल से तोड़ के अंदर घुस पाया। और उसके बाद कॉन्स्टेंटिनोपल बन गया इस्तांबुल और ईस्टर्न बिजेंटीन एम्पायर हो गया समाप्त, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। और उसके बाद वहां पे इस्लामिक सत्ता आ गई। लेकिन 1000 साल तक तो ये सुरक्षित रहा। तो थियोडोसियन वॉल्स को, जो बिजेंटीन एम्पायर ईस्टर्न रोमन एम्पायर का था, उसे हमेशा एक सॉवरेंटी का फिजिकल स्वरूप माना जाता है। खुद के पैसे से खुद की सुरक्षा का संपूर्ण इंतजाम, जो आज कमा के कुछ नहीं देता है। जीसीसी के 6 देशों ने खुद की सुरक्षा का इंतजाम आउटसोर्स कर दिया अमेरिका को। खूब पैसा खर्च किया और अमेरिका से उम्मीद की कि वो उनको बचाएगा। अपनी सॉवरेंटी खुद बचानी होती है, क्योंकि अमेरिका तो मिडिल ईस्ट छोड़ के भागने की तैयारी में है। अब आप क्या करेंगे? ईरान से लड़ते रहेंगे आगे, जिसके पास दसों हजारों मिसाइलें, ड्रोन्स, माइंस तैयार पड़े हैं, जो 40 साल से इसी तैयारी में था और आपको भनक तक नहीं लगी, क्योंकि ईरान ने अपनी सॉवरेंटी में बहुत इन्वेस्ट किया। कैसे? अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज। किसी भी फाइनेंशियलाइज्ड एलिट को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी में $1 का निवेश भी नहीं भाएगा, क्योंकि उससे कोई रिटर्न मिलता नहीं है। लेकिन ईरान ने सॉवरेंटी में इन्वेस्ट किया और जो 30-35 साल अंडरग्राउंड सिटीज बनाई और उसमें सारे मिसाइलें और ड्रोन्स रखे, आज भर भर के इतना रिटर्न दे रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसका हो चुका है। साल के अरबों डॉलर वो सिर्फ टोल टैक्स से कमाने की पूरी तैयारी कर चुका है। अब उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता। अमेरिका हथियार डाल चुका है, भागने की तैयारी में है। सॉवरेंटी की ताकत समझी आपने? ये एक लॉन्ग टर्म गेम होता है जिसमें जीसीसी फेल हो चुका है। एटलीस्ट अभी ये बिल्कुल साफ बात है। तो ये बड़े एक्सपेंडिचर होते हैं, लेकिन ये आपको बहुत रेजिलियंट बनाते हैं। 100 बातों की एक बात, अपनी सॉवरेंटी का पूरा इन्वेस्टमेंट हमें खुद करना है। कोई दूसरा आपकी सॉवरेंटी नहीं बचाएगा, बल्कि अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी किसी फॉरेनर पे डिपेंडेंट है, यू आर ऑलरेडी अ वैसल स्टेट, यू आर अ वैसल एज। आपकी फॉरेन पॉलिसी के बड़े हिस्से अगर किसी विदेशी शक्ति पे निर्भर हैं, तो आप उसका अधीनस्थ राज्य बन चुके हो। प्रिटेंड करना छोड़ दो, ड्रामा करना छोड़ दो, क्योंकि आपके बड़े डिसीजन वो ले रहा है, आप खुद नहीं। इतिहास में यही देखा गया है। सॉवरेन वही होता है जिसकी फॉरेन पॉलिसी 100% उसके खुद के कंट्रोल में हो, और उसके लिए उसका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी और डिफेंस का ऐसा होना चाहिए कि जो ब्रीच करे वो 7 पुश्तों तक रोए कि मैंने ये गलती क्यों की, जैसा ईरान के मामले में इन सबके साथ हो गया है। जीसीसीज ने क्या किया? उन्होंने थियोडोसियन वॉल का कॉन्सेप्ट भुला दिया। ये इतने अमीर हो गए कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में अंदर तक घुस गए। इन्होंने जमीन खोद के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर निकाल दिए पेट्रो डॉलर में, और वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम में अंदर तक चले गए। और इनका केवल एक मोह था, पैसा पैसा, पैसे से पैसा, ज्यादा पैसे से ज्यादा पैसा, बस सुबह शाम सुबह शाम।
सॉवरेंटी हाँ एक इश्यू है, देखते हैं इतना पैसा है हमारे पास तो एक काम करते हैं, वी विल डू अ SaaS। अभी तक आपने सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस सुना होगा, आज आप सॉवरेंटी एज अ सर्विस भी सुन लो। क्या बढ़िया चुटकुला हो गया ये। खरीद लेंगे सॉवरेंटी, क्योंकि नियो लिबरल इकोनॉमिक्स में तो लिक्विडिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, शॉर्ट टर्म ऑप्टिमाइजेशन को अच्छा माना जाता है। उसमें सॉवरेंटी के लिए लंबे चौड़े मल्टी डेकेड इन्वेस्टमेंट्स को तो अरे बैड इन्वेस्टमेंट बोला जाता है। और इन देशों ने भी वही गलती कर दी। इन्होंने और इनके सारे राजाओं ने, सुल्तानों ने, फाइनेंशियलाइज्ड एलिट्स ने ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज को नजरअंदाज कर दिया। वो समझ ही नहीं पाए कि आगे एक दिन ऐसा आएगा कि पासे पूरे पलट जाएंगे केवल 60 दिनों में। और उन्होंने सॉवरेंटी को एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मान लिया, जबकि सॉवरेंटी कभी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं होती। याद रखिएगा, या तो सॉवरेंटी पूरी होती है या वो नहीं होती है, बीच का कुछ नहीं होता है। और इसलिए जितने अमेरिका के एलाइज हैं जो अमेरिका की न्यूक्लियर अम्ब्रेला का आनंद ले रहे हैं, पिछले एक साल में जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सबको भद्दी भद्दी गालियां देके अपमानित किया है, वो सारे एक्सपोज्ड खड़े हैं। इसीलिए उनमें से एक भी ईरान वॉर में ट्रंप के बार बार चीखने, चिल्लाने, गिड़गिड़ाने के बावजूद मदद करने नहीं आया, बिकॉज ट्रंप ऑलवेज वांटेड टू बी rid of the allies. So the allies said, fine, get rid of us. हम नहीं आ रहे मदद करने। और अमेरिका अकेला जाना चाहता था, अमेरिका को अकेला छोड़ दिया सबने। लेकिन अमेरिका पे वो डिपेंडेंट है ना, तो खुद की सॉवरेंटी बनाने में पसीने निकल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को कृपया लाइक और शेयर कीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखें। और अगर वाकई में हमें सपोर्ट करना है, नीचे ज्वाइन का बटन है, एक बार दबाइए, 5 लेवल्स ओपन हो जाएंगे। आपके पसंद का लेवल चूज कीजिए और आज के आज ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं जीसीसी और इजराइल पे। उसके बाद बात करेंगे जीसीसी और अमेरिका की, और उसके बाद 2026 की इनकी घातक गलतियां, जिन्होंने इनकी खोखली सॉवरेंटी दुनिया के सामने ला दी है। दोस्तों, आपको कमाल का पूरा किस्सा पता है ना, पिछले 3 दिनों में क्या हादसा हुआ है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मैं खोल दूंगा बोल के प्रोजेक्ट फ्रीडम लेकर आए और उसको लॉन्च कर दिया, इमीडिएटली सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने आपत्ति दर्ज करा दी कि आपने तो हमें बताया ही नहीं, और आपने ही कैसे लॉन्च कर दिया। अब पलट के ईरान हमारे ऊपर हमला करेगा, जो उसने किया भी यूएई पे, तो आप ये बंद कीजिए। ट्रंप सीधे उल्टे पांव वो प्रोजेक्ट बंद करके निकल गए कि नहीं नहीं नहीं, हम वो सेफ पैसेज में अभी नहीं पढ़ने वाले, और अब तो हम नेगोशिएट करेंगे, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा ईरान को। वही खोखली गीदड़ भक्की, कुछ भी नहीं होना आया, क्योंकि ईरान ने यूएई पे हमला भी कर दिया। आपको पता है क्यों ऐसा हुआ? ये सारे गल्फ स्टेट्स ने क्यों आपत्ति ली और अमेरिका को एकदम पीछे हटना पड़ा? अंदर की खबर यह है कि ईरान वुड हैव वार्न्ड दीज मोनार्क्स that in the first round of devastation we had spared your monarch palaces. Next time in all these states our ballistics will directly hit your palaces and none will survive. So you decide what you want to do. अगर आपकी सॉवरेंटी का हाल ये है तो आपके पैसे का क्या करना है भाई? अचार डालना है उस पैसे का जो आपको एक कौड़ी की सुरक्षा अब दे नहीं पा रहा है। जीसीसी और इजराइल के बहुत अजीबोगरीब रिश्ते रहे हैं, और अब इसके आगे तो ये सारे रिश्ते तहस नहस होना तय है। सभी लोग सीक्रेटली, इनडायरेक्टली इजराइल से रिश्ता रखते थे, डायरेक्टली नहीं, क्योंकि इजराइल का बैकग्राउंड ऐसा ही रहा है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड 2020 में होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने एमबीजेड के नेतृत्व में और बहरीन ने दोस्ती अच्छी कर ली। सऊदी अरब ने पूरी तरह से खुल के नहीं किया। कतर, कुवैत और ओमान काफी सावधानी पूर्वक आगे गए, लेकिन जब से गजा का युद्ध हुआ 70-80 हजार लोग मार डाले गए, पूरे गजा को फ्लैट कर दिया, और 2026 के 65 दिन के आज के ईरान युद्ध ने नॉर्मलाइजेशन को अब लगभग असंभव बना दिया है, क्योंकि अब तो खुल के युद्ध हो रहा है और पता है कि कुछ भी हुआ तो सामने से मिसाइलें और ड्रोन्स आ जाएंगे। तो ओवरऑल स्थिति अब ये हो गई है जीसीसी की कि इजराइल से न अब ये दोस्ती खुलेआम कर सकते हैं, यूएई को छोड़ के।
यूएई तो अभी भी पूरे जोश में आगे बढ़ रहा है, और न इसराइल से दुश्मनी, क्योंकि इसराइल इनका भी बहुत नुकसान कर सकता है, अंदर तक घुसा हुआ है। देखिए, जिस किसी भी देश ने इसराइल से दोस्ती की है, ऐतिहासिक रूप से देखें, हिस्टोरिकली देखें, इसराइल उनके पॉलिटिकल सिस्टम में अंदर तक चला जाता है और कहते हैं कि बहुत गहरे तक कब्जा जमा लेता है और फिर उससे आप बाहर नहीं आ सकते। बेस्ट उदाहरण अमेरिका। अमेरिकन पॉलिटिक्स पे इसराइल की आयरन ग्रिप है, इतनी आयरन ग्रिप है कि एप्स्टीन फाइल्स के चलते पूरा ईरान वॉर करवा दिया आराम से। अब ये तो आप सबको पता है, एम्पल डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वेबसाइट इन अमेरिका इटसेल्फ। इतने भयानक डॉक्यूमेंट्स है उसके ऊपर कि आप अगर एक दिन लगा के उन डॉक्यूमेंट्स को देख लो तो मानवता पे से भरोसा उठ जाए आपका। वो सब इसराइल के कंट्रोल में था। अब उसकी तो बहुत ही लंबी चौड़ी और कॉम्प्लेक्स कहानी है, लेकिन एक बार अंदर आया फिर उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और आपको लगता है कि आप उसे लेकर आए, कुछ समय बाद समझ में आता है कि वो आपको चला रहा है। अमेरिका के साथ इनके रिश्ते पेट्रो डॉलर की वजह से बहुत गहराते चले गए, और इन्होंने अमेरिका को अपनी सॉवरेंटी सौंप दी। वही तो आज का टॉपिक है ना भैया। और अमेरिका को बोला, पेट्रो डॉलर हम कमाएंगे, सारा पैसा अमेरिका में लगा देंगे, आपके ट्रेजरी बॉन्ड खरीदेंगे, एसेट्स खरीदेंगे, आप भी खुश हम भी खुश, हमारे यहां आप बेसिस बना लो। बस ये गलती नहीं करनी थी। जितने बेसिस अमेरिका ने जीसीसी में बनाए, ईरान ने सबको उड़ा दिया है। Iran has destroyed all the American bases across the GCC. Think about this 10 times. They were supposed to protect the GCC. They couldn't protect themselves. कौन सी सॉवरेंटी, कौन सा प्रोटेक्शन? जीरो। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हम उस ऐतिहासिक समय में साक्षात दर्शन कर रहे हैं इतिहास के बनते हुए के, जिसमें आगे अब जीसीसी के क्या हाल होने वाले हैं ये हम अगले कुछ सालों में जानेंगे। तो जीसीसी स्टेट्स ने यूएस को बोला, भाई आपकी सिक्योरिटी अम्ब्रेला दे दो हमको गुरुजी, और हम तो खुश, हमको दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। पूरी ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप हो गई। अमेरिका बार बार गल्फ स्टेट्स को ईरान के खिलाफ लगातार एक्टिवेट करता रहा, इसराइल से इंटीग्रेट करवाता रहा, एनर्जी मार्केट्स के लिए उनको यूज करता रहा, और चीन और रूस के प्रभाव को कम करने के लिए उनका इस्तेमाल करता रहा। और ये सारे डायनामिक्स 28 फरवरी के बाद धीरे 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 टूट गए, रिवर्स हो गए। और आज हालत यह है कि अमेरिका किसी भी दिन ये क्षेत्र छोड़ के चला जाएगा। उसके बाद जीसीसी क्या करेंगे? ईरान के जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने अब खुल के ये बोलना और लिखना शुरू कर दिया है कि वी आर नेबर्स, वी आर गोइंग नोवेयर, अमेरिका माइट लीव बट वी आर हियर, so do alliances with us, don't do alliances with America और इजराइल। स्थिति इतनी बदल गई है। अब देखना यह है कि क्या जीसीसी वो राह लेंगे या नहीं, क्योंकि वो राह ले ली तो ईरान सुपर पावर बन गया, वो राह नहीं ली तो ईरान एक रीजनल हेजेमॉन तो बन ही चुका है, क्योंकि हॉर्मुज से वो किसी को निकलने नहीं देगा। तो आखिर उन्होंने 2026 में मिसकैलकुलेशन किया क्या? जीसीसीज ने गल्फ के सारे एसेट्स पे ईरान हमला करेगा अपने सपने में भी नहीं सोचा था। ईरान तो 30 साल से तैयारी करके बैठा है कि तुम प्रॉपर युद्ध एक बार छेड़ो तो सही, फिर मैं तुम्हें ध्वस्त कर दूंगा, और वो ईरान ने कर दिया। ये इनकी पहली स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन। उन्होंने अमेरिका के डेटरेंस को बहुत ओवर कैलकुलेट कर लिया। उनको लगा कि इतने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर और ये सब लेके अमेरिका आएगा तो ईरान की रेजिम विल फोल्ड इन नो टाइम। एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भागना पड़ा वहां से, नहीं तो परखच्चे उड़ जाते उनके। दे मिसरेड इरानियन वीकनेस एज इरानियन कॉशन, या उल्टा भी कह सकते हैं। ईरान क्योंकि सैंक्शंस के चलते बहुत कमजोर हो गया था, तो उन्हें लगा ईरान तो बेसिकली बहुत सावधान और हमसे दूर ही रहेगा। उन्हें पता ही नहीं था अंडरग्राउंड इतना कुछ हो चुका है और ईरान बहुत आगे निकल चुका है साइंस, टेक्नोलॉजी, इनेबल्ड डिफेंस एंड ऑफेंस की कैपेबिलिटीज में, बैक्ड अप बाय द चाइनीज टेक्नोलॉजी स्पेशली इन सैटेलाइट्स। और वो हमने पिछले 2.5 महीने में देख लिया। उन्हें ऐसा लगा कि उनकी तथाकथित न्यूट्रलिटी उनको प्रोटेक्ट कर लेगी, लेकिन कोई भी नहीं बचा। देखिए, कई लोग ये बड़ा मासूमियत भरा सवाल पूछते हैं कि ये क्या तरीका है, ईरान ने जीसीसी पे क्यों हमला किया? उसे करना था तो सिर्फ अमेरिका के शिप्स पे करता, इजराइल पे करता।
अरे प्यारे दोस्तों, जितने अमेरिकन बेसेस जीसीसी में बने हैं उनकी फंडिंग जीसीसी कर रहा है, और वो ही एग ऑन करते हैं, दे कीप एगिंग ऑन अमेरिकन बेसेस टू बी प्रिपेयर्ड, अटैक ईरान, डोंट स्टॉप, अटैक ईरान। और आप ये बोल रहे हैं कि ईरान को इन पे पलटवार नहीं करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। एंड दे अंडर एस्टिमेटेड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रिस्क। मतलब मुझे तो कई बार हंसी आती है सोच के, इतने बड़े बड़े राजाधिराज, 6-6 देशों के, अरबों के महलों में रहने वाले, दुनिया भर के ज्ञानी परम ज्ञानी, इनके एडवाइजर्स, और इन्होंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर ईरान ने हॉर्मुज बंद कर दिया तो हमारा क्या होगा, और वो हो चुका है। तो अब यहां से राजनीति बदल चुकी है। सॉवरेंटी की बेसिक परिभाषा पर चर्चा करने का ये मौका दे गई है। तो इससे आगे अब क्या होगा? देखिए, होता तो वही है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन अब इनके सामने चुनौती यह है कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की बैलेंसिंग कैसे करें। बहुत मुश्किल होने वाली है बैलेंसिंग, लगभग असंभव। कारण बहुत सरल है, इजराइल ग्रेटर इजराइल बनाने पर आमादा है और ईरान अब ग्रेटर ईरान बनाने पर आमादा है। अमेरिका निकल भागने पर आमादा है। आज की स्थिति यह है, अब कल क्या हो किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। तो ये ग्रेटर इजराइल और ग्रेटर ईरान का संघर्ष जीसीसी को पीस के रख देगा। तो जीसीसी को आज नहीं तो कल डिसीजन तो लेना होगा, क्योंकि स्थितियां वाकई में पूरी बदल चुकी हैं। तो अपनी सॉवरेंटी को जो भी किराए पे दे देगा किसी और को कि तू मेरी सॉवरेंटी की रक्षा कर, उसका हाल यही होगा। प्यारे दोस्तों, डेटाबेस के साथ जुड़ जाइएगा और हमें सपोर्ट करना जारी रखें। तो ये था गल्फ स्टेट्स फेस अ सॉवरेंटी टेस्ट। कई लोग अभी भी इसे बहुत अंडर एस्टिमेट करके देख रहे हैं। यकीन मानिए, अगले 1 से 2 सालों में आपको बहुत नाटकीय परिवर्तन यहां पर दिखने वाले हैं, क्योंकि रूल्स ऑफ द गेम हैव बीन रीरिटन ऑलरेडी बाय ईरान। तो अब आप मुझे इजाजत दीजिए, कल अगले टॉपिक के साथ फिर भेंट करूंगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाकर एक किसी लेवल में ज्वाइन करें और अपनी राय दीजिए आगे और कौन कौन से टॉपिक्स आप चाहेंगे, जरूर हमें बताते चले। नमस्ते, जय हिंद।